हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं लेके आया हूँ पॉइंट, वो लेके आया हूँ मैं प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। जब भी हम किसी भी कंपनी में किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है। तो प्लीज़ इस टॉपिक से पहले मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि आप यहाँ पे या तो आप एचआर मैनेजर आपको कंसीडर करना होगा कि आप एचआर मैनेजर हो, आप किसी की परफॉर्मेंस को अप्रेज कर रहे हो, या फिर आप एज ए एम्प्लॉय हो। ठीक है। तो नाउ परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, आज हम वो समझते हैं। सबसे पहले है हमारा इस्टेब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। देखिए ये क्या होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है इस्टेब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। इसमें क्या होता है कि जो हमारी परफॉर्मेंस जिसमें हम मेज़र करने वाले हैं, जिस परफॉर्मेंस को नाप तौल करने वाले हैं, कैसे हम मेज़र करने वाले हैं, उसका हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? स्टैंडर्ड्स होते हैं किसी भी परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए एक बेस को तैयार करना। ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं किसी बेस को तैयार नहीं करूँगा तो मैं कैसे परफॉर्मेंस को मेज़र कर पाऊँगा? अगर हमारा कभी भी कोई भी एग्ज़ाम होता है, कोई भी पेपर होता है आपका, तो आपका वो 100 मार्क्स का होता है। ठीक है। तो 100 मार्क्स यहाँ पे क्या है, 100 मार्क्स एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि आपका 100 मार्क्स का एक पेपर है, उसमें से जो भी आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी उतने आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है। तो स्टैंडर्ड बनाना इज कॉल्ड बेस बनाना। जब तक आप किसी चीज़ का बेस नहीं बनाओगे, तब तक आप कैसे परफॉर्मेंस को अप्रेस कर पाओगे या एनालिसिस कर पाओगे। सो बेस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। स्टैंडर्ड हमारा क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड हमारा जो होना चाहिए वो बहुत इजी होना चाहिए, बहुत कम्युनिकेटिव होना चाहिए, डिज़ायरेबल होना चाहिए, सामने वाले को एम्प्लॉय को समझ में आना चाहिए। एम्प्लॉयर स्टैंडर्ड ऐसा ना हो कि काफ़ी सारे टफ या स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड बना के रख दें जो अचीव करना नामुमकिन हो। जैसे कि अगर हम रिटेल की बात करें या किसी भी कंपनी की बात करें, तो उसमें क्या होता है, हम एक स्टैंडर्ड बनाते हैं। जब कोई स्टैंडर्ड हम बनाते हैं तब उनसे बोलते हैं कि आपको इस टारगेट को अचीव करना है, मगर किस टारगेट को अचीव करना है जो हमने बनाया है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। फॉर एन एग्जाम्पल, कि कोई भी एक रिटेल की हम बात कर रहे हैं, कहीं भी एक मॉल की बात कर रहे हैं, और उस सेल्स एग्जीक्यूटिव पे है कि आपको 100 यूनिट्स का सेल करना है, जिसकी जो अमाउंट होना चाहिए वो 1 लाख रुपीज़ होना चाहिए, टोटल 100 यूनिट्स का। ठीक है। तो हमने यहाँ क्या करा कि हमने जो उसे टोटल अमाउंट दिया है 1 लाख रुपीज़, ठीक है, ये उसका क्या हुआ, हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि आपको टारगेट अचीव करने के लिए 1 लाख रुपए की सेल करनी है। ये क्या हुआ, हमारा एक स्टैंडर्ड हुआ। फाइन। और जो हमने उसे टाइमलाइन दिया है 1 मंथ, वो उसका टाइमलाइन हो गया कि आपको 1 महीने के अंदर ये करना है। ठीक है। तो एक बेस हमने तैयार किया। तो स्टैंडर्ड वही होते हैं कि हमने एक बेस तैयार किया। स्टैंडर्ड हमेशा हमारे ऐसे होने चाहिए जो इजीली अचीव हो, इतना ऐसा नहीं होना चाहिए बहुत हार्ड एंड फास्ट हो जिसे अचीव करना नामुमकिन हो। तो इसमें क्या होगा, एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो होगा एम्प्लॉय का वो जनरेट नहीं होगा, इवन वो डिमोटिवेट और हो जाएंगे। ठीक है। नाउ कम्युनिकेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। अब आपने अपने मन में स्टैंडर्ड तो बना लिए कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ को ये स्टैंडर्ड देने वाला हूँ, वो ऐसे काम करें या वो इस टारगेट को अचीव करें। ठीक है। बट आपको टाइमलाइन की अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि आपने स्टैंडर्ड बना लिया, आप 2 दिन पहले बोल रहे हो कि अरे इस महीने का टारगेट आपका ये था। नहीं, आपको टाइमलाइन की अकॉर्डिंग टाइम से पहले, जो एक्यूरेट टाइम होता है, जो मंथ स्टार्ट होने वाला है उससे 2 दिन पहले या 1 दिन पहले आपको उस स्टैंडर्ड को कम्युनिकेट भी करना है। ठीक है। आपने जो भी स्टैंडर्ड्स बनाए हैं वो सारी चीज़ें, आपको कोई भी चीज़ हिडन नहीं रखनी है। पहली बात तो ये, क्या होता है कि समटाइम कि लोग स्टैंडर्ड्स बना देते हैं कि उनके पीछे फिर हिडन चीज़ें रख लेते हैं। जब वो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है ना, या एक्चुअल परफॉर्मेंस को जब स्टैंडर्ड से नापते हैं, कंपेयर करते हैं, तब आप बोलते हो कि नहीं नहीं इसके पीछे ये भी था। तो आपको कोई भी हिडन चीज़ें नहीं रखनी है। जो भी आपने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं वो आपको वैसे ही कम्युनिकेट करनी है, और ऑन टाइम कम्युनिकेट करना है। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि स्टैंडर्ड जो भी आपने बनाए हैं वो एम्प्लॉयज़ को ऑन टाइम आपको कम्युनिकेट करने हैं। फाइन। नाउ मेजर परफॉर्मेंस। अब आपने स्टैंडर्ड्स बना लिए, स्टैंडर्ड्स को कम्युनिकेट भी कर दिया, अब वो क्या करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस करेंगे ना, तो उस मेज़र करेंगे आप परफॉर्मेंस को कि उन्होंने क्या परफॉर्मेंस करी है। फॉर एन एग्जांपल, आपकी कंपनी में या आपके मॉल में 10 लोग काम करते हैं। ठीक है, ABCD या 1 2 3 आप जो भी मान लीजिए। तो उसमें क्या होगा, उनकी परफॉर्मेंस आपने मेज़र की। अच्छा, इन्होंने 80% टारगेट अचीव कर लिया, एक 1 लाख का टारगेट था, अच्छा इनकी सेल 80,000 आई है, इनकी 75 आई है, इनकी 65 आई है, इनकी 95 आई है। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, आपने मेज़र किया,
उनकी परफॉर्मेंस को। हमेशा आप ध्यान रखें जो भी आप स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं ना, वो क्वांटिटी की टर्म में होगा, तो वो बहुत इजीली क्या होगा, आपको मेज़र करने में बहुत आसानी होगी। मगर कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो क्वालिटी की फॉर्म में भी होता है, मगर कोशिश करें उस क्वालिटी की फॉर्म का जो आपने स्टैंडर्ड बनाया है वो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर जब आप उसे मेज़र करें तो उनको क्वांटिटी का कैसे भी करके उनको ग्रेडिंग कर लें, है ना। जैसे मान लीजिए काफ़ी सारे आपने देखा होगा आजकल रिपोर्ट कार्ड में भी चल रहा है कि 90% से लेके 100% आएगा तो उसे हम एक्सीलेंट बोलेंगे, 80 to 90% आएगा तो उसे हम गुड बोलेंगे, 70 to 80 आएगा तो उसे हम फेयर बोलेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप क्वांटिटी की फॉर्म में कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। नाउ कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद डिज़ायरेबल परफॉर्मेंस। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि आपकी जो मेज़र आपने जो परफॉर्मेंस है मेज़र करी है ना, उसको आप एक्चुअल परफॉर्मेंस आपके पास क्या आएगी जो उन्होंने टारगेट अचीव किया, ठीक है। और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या होगी जो आपने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। तो एक है आपका स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, एक है आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो जब स्टैंडर्ड से आप एक्चुअल को नापोगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपके पास ये पता चलेगा आपको कि उसने कहाँ गैप किया, या उसने कौन सा परफॉर्मेंस जो उसने लाया है वो किस ग्रेडिंग में आ रहा है, किस रैंक में आ रहा है, कितने परसेंट उसने अचीव किया। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप यहाँ कंपेयर कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, जो आपने बेस लाइन तैयार की थी ना, जो आपने स्टैंडर्ड्स बनाए थे, जो कम्युनिकेट करे थे, उससे आप कंपेयर कर रहे हैं। नाउ अब आपने क्या करा, आपने परफॉर्मेंस को भी कंपेयर कर लिया, अब आपके पास रिजल्ट आ गया होगा। जैसे हमारे पास जब हमारे एग्जाम होते हैं तो हमारे 100 में से कितने नंबर आए, 80 नंबर आए, 85 आए, 90% आए, 75 आए, तो हमारे पास रिजल्ट होता है। तो नाउ वी आर डिक्लेयर फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, फोर्थ फिफ्थ किसकी पोजीशन रही, फर्स्ट में कौन आया, सेकंड में कौन आया, थर्ड में कौन आया। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं रिजल्ट को और फीडबैक दे रहे हैं, है ना। तो जब हमारी कंपेयर हो गई परफॉर्मेंस और किसी ने बहुत अच्छा काम किया, कभी कभार क्या होता है फ्रेंड्स कि हमने स्टैंडर्ड तैयार किया कि आपको 1 लाख का टारगेट अचीव करना है, मगर सम टाइम वो हो सकता है 1,20,000 का भी टारगेट अचीव करता है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, वाव परफॉर्मेंस बोलते हैं, है ना। और उसे हम क्या करते हैं, अप्रेज करते हैं गिफ्ट्स के साथ। उसका हो सकता है हम ट्रांसफ़र कर दें, या हो सकता है उसका हम प्रमोशन कर दें, है ना, उसकी सैलरी को इंक्रीमेंट कर दें, उसे कोई पर्क बेनिफिट्स दे सकते हैं, है ना। उसे मान लीजिए कोई भी आप वाउचर दे सकते हैं गिफ्ट के तौर पे। तो ये तो हो गया। अच्छा, कभी कभार क्या होता है कि किसी परफॉर्मर की या किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन रह गई, जो आपने स्टैंडर्ड्स बनाए थे वो उसने अचीव तो नहीं कर पाए, बट उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन रह गई। तो हमेशा ध्यान रखो, बीइंग एज ए एचआर मैनेजर, आपको उस टाइम उसकी क्लास नहीं लगानी है, आपको डांटना नहीं है, बट उसे उसका जो परफॉर्मेंस निकल के आया है, जो रिजल्ट निकल के आया है, उसको आपको बहुत प्यार से कम्युनिकेट करना है। और उस टाइम कम्युनिकेशन के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, जब भी आप उसे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसे आप उतना सुनने की भी कोशिश करना कि ऐसा क्यों हुआ है। कभी कभार क्या होता है, कभी कभार किसी के साथ पर्सनल इश्यूज़ भी होते हैं, हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, फैमिली इश्यूज़ भी हो जाते हैं। ऑल्दो हम इन चीज़ों को इतना कंसीडर नहीं करते हैं, बट किसी किसी के साथ सीरियस इशू भी होता है। हो सकता है उसे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं था, है ना। जब भी आपने किसी के साथ कोई भी चीज़ डिस्कस की, या मान लीजिए वो उस माहौल में बहुत न्यू था, न्यू फैमिली मेम्बर था, है ना, कंपनी में आप मतलब वो न्यू अभी ज्वाइन ही हुआ था, उसके बाद उसे टारगेट मिल गया। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जब भी हम अपना रिज़ल्ट डिस्कस करते हैं तो हमें वो सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। मगर एक चीज़ और आप ध्यान रखना, जब भी आप परफॉर्मेंस को अप्रेज़ करते हैं या मेज़र करते हैं, तो आपको किसी के साथ भी बायस नहीं होना है, अपना पर्सनल रिलेशन नहीं रखना है, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप इसे किसी को पर्सनली जानते हो तो आप जब मेज़र कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस तो आप उसे ज़्यादा नंबर दे रहे हैं, या आप किसी से मान लीजिए कि वो आपको पसंद नहीं है या आप उसे नहीं जानते हो तो आप उसके साथ हार्ड मार्किंग कर रहे हैं, उसे कम नंबर दे रहे हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आपको ट्रांसपेरेंसी का बिल्कुल पूरा पूरा ध्यान रखना है जब भी आप परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हैं। नाउ जब भी हम डिस्कस करेंगे या रिजल्ट को फीडबैक भी देंगे कि सर या जो भी आपका एम्प्लॉय है कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो इन वजह से या इन इन पॉइंट्स में, क्योंकि आपके पैरामीटर सेट होंगे ना स्टैंडर्ड्स के, तो आपके यहाँ पीछे रह गए, आपका कम्युनिकेशन स्किल डाउन था, आपका सेल्स पावर इतना नहीं था, आपकी यूनिट्स कम सेल्स हुई हैं, आपका अमाउंट तो बढ़ जाता बट आपकी यूनिट्स ही कम सेल हुई हैं, या आपका अमाउंट तो ठीक है, आपकी यूनिट तो ज़्यादा सेल हुई है बट कम अमाउंट्स वाली सेल हुई है, आपने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। तो जो भी फीडबैक है आप उसे अच्छे से कम्युनिकेट कीजिए, पहली चीज़। नाउ उसके बाद होता है कि फीडबैक तो देना है, मगर उसके बाद कभी कभार हमें कोई ना कोई एक्शन भी लेना होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल कि उसे कोई भी मान लीजिए
उसने परफॉर्मेंस को अचीव नहीं कर पाया, स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पाया वो, तो हम क्या करेंगे, उसे हम ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि भैया मान लीजिए कोई भी बंदा है, उसने वो परफॉर्मेंस अप्रेजल में फेल हो गया, स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पाया, तो क्या हो गया, उसे हम निकाल देंगे कंपनी से बाहर। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना होता। बीइंग एज ए HR गुड मैनेजर आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इवन आपको उसके लिए कोई इम्प्लीमेंट प्लान करना चाहिए, ठीक है, प्लान को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जैसे कि आप उसे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कर सकते हो, ठीक है, उसकी पहले सारी जो इश्यूज़ है उनको सुन सकते हो, फिर उसके बाद डिसीजन ले सकते हो क्या इसे ट्रेनिंग की ज़रूरत है या इसे थोड़े सा टाइम की ज़रूरत है, इसके साथ कुछ पर्सनल मेंटल इश्यूज़ थे, हेल्थ इश्यूज़ थे, क्या है। तो वो सारे प्लान, जो भी नीडेड प्लान है, उनको आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब भी आप करें, परफॉर्मेंस अप्रेजल जब भी आप करें, प्लीज़ आप ध्यान रखें कि ट्रांसपेरेंसी के साथ करें और किसी के साथ भी अनबाइस परफॉर्मेंस ना करें कि आपका किसी के साथ पर्सनल इश्यूज़ है या पर्सनल रिलेशन है तो उसके साथ आप अलग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए सारे एम्प्लॉय के साथ, है ना, क्योंकि उनका भी करियर का सवाल होता है ना। सो आज मैंने आपको बताया परफॉर्मेंस अप्रेजल का प्रोसेस। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।